हेलो हेलो। हाँ तो बच्चों, ये बीच में लेक्चर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो चुका था। ये ऑफलाइन क्लास में रिकॉर्ड नहीं हो पाया था यहाँ से लेक्चर, तो मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। देखो, मैंने आपको डी एंड एफ ब्लॉक के अंदर जो प्रॉपर्टी बता रखा था, तो डी एंड एफ ब्लॉक के अंदर मैंने क्या बोला था, एलॉय का फॉर्मेशन। तो एलॉय क्या होता है, मिक्सचर ऑफ टू सब्सटेंस से बनता है। एलॉय किस चीज से बनता है, मिक्सचर ऑफ टू सब्सटेंस से। कह सकते हैं कि एक लिक्विड सॉल्यूशन, मतलब दो सेम टाइप के मेटल हो या नॉन मेटल हो, उनका मिक्सर से क्या बनता है, एलॉय का फॉर्मेशन होता है। तो अगर मैं आपसे इसमें बोलूं कि देखा हमारे पास में एलॉय कौन सा है, जैसे एक स्टील है, तो स्टील आयरन और कॉपर का बना हुआ एलॉय है। ब्रॉन्ज किसका बना हुआ है, कॉपर और जिंक का। ब्रॉन्ज, कॉपर और टिन का। और मैंने आपसे एक बात बोल रखा था ना कि क्लास के अंदर, मैं अभी थोड़ी देर पहले जब डिस्कस किया था तो मैं ये बात बताया था, हमने कहा था कि अगर जो दो लोगों का साइज बराबर है तो लगभग उनकी सारी प्रॉपर्टी भी सेम होती है। तो दो लोग का साइज अगर बराबर है तो प्रॉपर्टी भी अगर सेम होती है, तो मैं एक बात इतना बोल सकता हूँ क्या आपसे कि एक सिंपल बात बोल सकता हूँ क्या, कि दो डी ब्लॉक के एलिमेंट के बीच के जो साइज का वेरिएशन होता है मैक्सिमम कितने परसेंट होता है, 15% होता है। तो 15 से 20% मैक्सिमम वेरिएशन होता है। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों के बीच में साइज की सिमिलरिटी रहेगी, और साइज की जब सिमिलरिटी होती है तो सारी प्रॉपर्टी लगभग सेम होता है। फॉर एग्जांपल जैसे आयरन कोबाल्ट निकल है ना, आयरन कोबाल्ट निकल का साइज ही तो सेम था, तभी तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब कुछ लगभग तीनों का सेम होता है, बराबर है कि नहीं। तो हमको ये याद रखना है कि स्टील, ब्रास और ब्रॉन्ज में जर्मन सिंबल में कौन क्या होता है। ठीक, अगर उसके बाद की बात करें, हमारे पास इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होता है। तो सर इंटरस्टिशियल कंपाउंड की बात करें तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड डी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं उनके बीच में उनके एटम जो होते हैं आपस में एक दूसरे से स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। तो वो क्या करेंगे बेटा, एक सॉलिड स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो हर एटम आपस में जब कंबाइन होगा तो उसके बीच में जो होता है, ये यहाँ पे कुछ स्पेस खाली रह जाता है। ये स्पेस जो खाली रह जाता है इसको क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल साइट। जहां पे कोई एटम ऑक्युपाई नहीं कर पाता अपने स्पेस को, उसको क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल साइट बोलते हैं। अब इंटरस्टिशियल साइट में क्या होता है, नॉन मेटल आकर के ऑक्युपाई कर लेता अपनी पोजीशन को। क्या कर लेता नॉन मेटल, अपनी पोजीशन को ऑक्युपाई कर लेगा। तो नॉन मेटल में जैसे हाइड्रोजन, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन है, अब ये सब ऑक्युपाई कर लेंगे। तो जो इसके अंदर अभी स्पेस खाली बचा था, क्या अब वो भी भर चुका है। जो स्पेस खाली बचा था क्या वो भी भर चुका है। अगर ये खाली जगह भी भर चुका है तो इसका मतलब तो ये है, पहली चीज तो ये नॉन स्टोइकोमेट्रिक होगा, मतलब 1:1 के रेशियो में नहीं होगा। मतलब कितने एटम है कि उसके साथ कितना एटम चाहिए दूसरा, इससे कोई मतलब नहीं है। चाहे जितना एटम लिए आप चाहे जितना नॉन मेटल लेके आइए, तो इज नॉन स्टोइकोमेट्रिक। एंड द सेकंड वन इज लो केमिकल रिएक्टिव, मतलब ये क्या होता है, इनर्ट हो जाता है, ये रिएक्शन नहीं करता। फिर जब ये ऑलरेडी स्टेबल हो चुका होगा, चार इसकी जो वाइड खाली थी वो भी भर चुकी होंगी, तो ये रिएक्शंस कहां करेगा। तो लो केमिकल रिएक्टिविटी होती है। और दूसरी चीज ऑलमोस्ट सेम कंडक्टिविटी, मतलब पहले भी जब ये साइट नहीं भरा हुआ था और बाद में जब साइट भर चुका है तब भी इसके पास में कंडक्टिविटी क्या होता है, लगभग बराबर ही होती है। सर हार्डनेस की बात करें, सर ऑब्वियसली अगर कोई चीज है, कोई चीज खाली था, जैसे मैं एक पाइप ले लूं, पाइप खाली है तो कम हार्ड कितना होता है, थोड़ा सा हल्का मुलायम होगा। अगर उसके अंदर कोई मिट्टी भर दूं पाइप के अंदर तो क्या वो सॉलिड हो जाएगा, तो मजबूत नहीं हो जाएगा, तो हार्डनेस भी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें बेटा हम लोग, इसके पास में कैटालिटिक प्रॉपर्टी। सर कैटालिटिक प्रॉपर्टी का सिंपल सा कहना यह है कि जब भी कोई जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, मोस्ट ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट, जब डी ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं उनके पास क्या होता है बेटा, उनके पास में कैटालिटिक प्रॉपर्टी क्यों होती है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट में एक सिंपल तरीका, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट अगर कभी भी दे रखा है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, तो क्या करेगा, अपनी ऑक्सीडेशन को वेरी कर सकता है। जैसे मान लो एक एग्जांपल यहां पे लिया मैंने कि एक आयोडाइड था, आयोडाइड से H2O8 को यहां से इलेक्ट्रॉन दे करके इसको इलेक्ट्रॉन देना था, लेकिन अब इसको इसके साथ रिएक्ट करने के लिए एक तरीके का कह सकते हैं कि एफिनिटी होनी चाहिए रिएक्शंस के लिए। लेकिन अगर आयोडाइड का H2O8 के साथ नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूं, जैसे Fe+3 है हमारे पास में, Fe+3, तो Fe+3 क्या करता है, आयोडाइड का Fe+3 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो ये Fe+2 में कन्वर्ट हो गया, और ये आयोडाइड किस में कन्वर्ट हो गया, आयोडीन में कन्वर्ट हो गया। अब यहां पे जो H2O8 है, H2O8 के पास में Fe+2 है, तो क्या Fe+2 इसको अपना इलेक्ट्रॉन दे सकता है क्या, यस सर बिल्कुल दे देगा। तो Fe+2 अगर इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये Fe+3 बन जाएगा और ये SO4 2- बन जाएगा। मतलब ये ऑक्सीडाइज होकर के इसको रिड्यूस कर देगा और ये फिर इसको खुद को ऑक्सीडाइज करके इसको रिड्यूस कर देगा। तो कहने का मतलब रिएक्शन जो ओवरऑल देखेंगे तो यहां से देखेंगे तो Fe+3 से +3 कट गया, +2 से +2 कट गया। रिएक्शन में आपको दिख रहा होगा कि I- ही इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, लेकिन इसको दिलाने वाला कोई और है, कौन है, आयरन। तो यहां पे आयरन किस तरीके का है, आयरन इज वर्क एज अ कैटलिस्ट। और कैटलिस्ट काम क्या करता है बेटा, कैटलिस्ट का एक ही काम होता है, रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करना, रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देना, इंक्रीज कर देना। मतलब टाइम क्या हो जाएगा इसके अंदर, कम हो जाएगा, कम टाइम में रिएक्शंस को हो जाएगा। और ये क्यों होता है, क्योंकि डी ब्लॉक के एलिमेंट के पास में ऑक्सीडेशन स्टेट कैसा होता है, वेरिएबल होता है। चलिए ये हो गया हमारे पास में।
नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी की बात करते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। देखो बेटा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में मैंने बात कर रखी है, डायमैग्नेटिक नेचर उसका होता है जिसके पास में अनपेड इलेक्ट्रॉन जीरो होते हैं। अगर पैरामैग्नेटिक की बात करें तो पैरामैग्नेटिक किसके पास होगा, जिसके पास में अनपेड इलेक्ट्रॉन हो। मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है सर हमारे पास में अगर कोई भी एटम है जिसके पास में अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो अर्थ मैग्नेटिज्म की तरफ, या कह सकते हो मैग्नेट की तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। और अगर कोई डायमैग्नेटिक है जिसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो क्या होगा, अट्रैक्ट नहीं होगा। और पैरामैग्नेटिज्म, अगर डायमैग्नेटिज्म है, अनपेड इलेक्ट्रॉन जीरो होगा, तो ये सब्सटेंस भी कैसा होगा, कलरलेस। ये सब्सटेंस कैसा होगा, कलरलेस होगा। और अगर मैं इसकी बात करूं पैरामैग्नेटिज्म में, अगर इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो ये कलर्ड होगा। तो हमको इससे कैसे पता चलता है सर, अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए तरीका क्या होता है सर, इसको म्यू इज इक्वल टू क्या करते हैं, n इज इक्वल टू n प्लस, मतलब म्यू इज इक्वल टू n प्लस 2 होता है। और इसकी यूनिट किसमें आती है, बोर मैग्नेट्रॉन में। और मैं एक बात आपको और बता दूं कि जब भी आपको कई बार म्यू की वैल्यू आपको इस तरीके से लिख रखा होगा 1.2 या म्यू की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग और ये म्यू की वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग, तो ये जो कैलकुलेट करोगे ना तो यहाँ पे हमेशा जो पहली डिजिट होगी n की वैल्यू वही होगी। जैसे इसके अंदर n की वैल्यू 2, इसके अंदर n की वैल्यू 3 और इसके अंदर n की वैल्यू 4, जैसे यहाँ पे म्यू इक्वल टू 4 पॉइंट समथिंग हो जाए ना, तो ये भी याद रखना हमें। ठीक, अब अगर मैं आगे बढ़ूं तो हमारे पास जैसे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम है। सर स्कैंडियम में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 4s0 4s2 3d1, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना 1, और इसमें क्या हो जाएगा 3d2, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 और इसमें 3d3, तो यहाँ अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 और यहाँ क्या हो जाता है 4s1 और 4 और 3d5, तो 5 और 1 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि 1 2 3 फिर 6 और फिर इसके बाद में देखो घटना शुरू हो गया। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन ऐसे बढ़ता है, क्रोमियम के पास बढ़ता है और फिर ऐसे ही घटता है। बात बराबर है कि नहीं, 5 4 3 2 1 बराबर है। अब यहां पे आपसे पूछे कि सर बताइए यहां पे अनपेड इलेक्ट्रॉन क्रोमियम प्लस 2 में ज्यादा होगा कि Mn प्लस 2 में ज्यादा होगा। तो सर यहां पे देखिए 4s0 3d4 है और यहां पे क्या है 4s0 3d5, तो इसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5 और इसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4, तो मतलब सर ऑब्वियस सी बात है कि इसके अंदर ज्यादा होगा, तो मैंने इसको टिक कर लिया। सर कॉपर प्लस 2 की बात करें तो यहां पे देखिए सर 4s0, क्योंकि 4s1 और 3d10 होगा तो एक यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यहां से तो 3d9 और यहां पे 4s0 3d10, तो इसका मतलब क्या है कि सर d9 का मतलब क्या है, यहां पे एक अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख जाएगा, d10 का मतलब तो पूरा फुलफिल्ड होगा, तो मतलब ये भी बात सही है हमारे पास में। तो क्या हम अनपेड इलेक्ट्रॉन, अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन दे मतलब कोई भी एलिमेंट दे रखा हो तो हम क्या उसका ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख करके उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं क्या ये भी पता लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। सर उसके बाद में नेक्स्ट आते बात करते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट की। सर किस एलिमेंट का क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, तो सर देखिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सर मुझे पता है कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, n-1d और उसके ऊपर पावर कितना x और ये कितना हो जाएगा y, n-1d और उसके पावर x और ns के ऊपर पावर y। सर x क्या है, अनपेड इलेक्ट्रॉन और y क्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन s ऑर्बिटल, बराबर है कि नहीं बराबर। और जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो कहां से कहां तक होगा, सर ये y से लेकर के x प्लस y तक हो सकता है। ठीक, अभी बताऊंगा कि कैसे, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन है बेटा। एक्सेप्शन क्या है, स्कैंडियम प्लस 2, क्रोमियम प्लस 1 ये सब पॉसिबल नहीं होता है। क्रोमियम प्लस 1 पॉसिबल नहीं, स्कैंडियम प्लस 2 पॉसिबल नहीं है, आयरन प्लस 5 के फॉर्म में नहीं है, कोबाल्ट प्लस 5 के फॉर्म में नहीं है और कॉपर प्लस 2 के फॉर्म में स्टेबल पाया जाता है। तो अगर मैं आगे इसकी बात करूं, इसके आगे की बात करूं, देखो हमारे पास स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक सारे के सारे दे रखे हैं। ठीक, हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा 4s2 3d1 4s2 3d2 4s2 3d3 4s1 3d5 4s2 3d5 4s2 3d6, ऐसे पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया है। सर देखिए जो ऑक्सीडेशन स्टेट की बात किया था तो सर y तो यही है ना 2, तो 2 हो गया और 2 + 1 3, लेकिन +2 पाया नहीं जाता, यहां पे 2 और यहां 2, तो 2 पहले हो गया, फिर 2 1 3 और फिर 2 2 4, यहां पे 2 और फिर 2 1 3 और 2 2 4 और 2 3 5, बराबर है कि नहीं बराबर। यहां पे क्रोमियम प्लस 1, यहां पे अनपेड एक ही है ना, तो एक यहां लिख दिया और 1 और 2 तो 2 हो जाएगा, फिर इसमें बढ़ाते जाओ तो +6 तक आता है, लेकिन यहाँ पे क्रोमियम की बात हमने क्या किया था, +1 नहीं पाया जाता है। इसी तरीके से अनपेड, ये इसमें तो अनपेड उठाना तो 2 और 5 तक जा सकता है, तो +7 तक जा सकता है ना। अब आयरन की बात किए तो आयरन की जब बात करोगे बेटा तो आयरन के अंदर हमारे पास में डी के कितने इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 5 और 1 6 हो गए। सर जब आयरन की बात की, जब D6 हुआ तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 4, तो +2 से लेकर के +6 तक जा सकता है ना। अगर मान लीजिए यहाँ पे 7 हो गए तो +2 से लेकर के +5 तक जा सकता है और फिर +2 से लेकर के कहां तक +4 तक जा सकता है। और यहाँ पे कितना कॉपर +1 हो गया, क्योंकि 4s1 में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और D10 मतलब D10 में तो होता नहीं, तो खाली 1 ही पॉसिबल है, अनपेड इलेक्ट्रॉन तो होता नहीं है। और +2 भी तो कॉपर का पॉसिबल है, ये अपनी मैंने बता रखा है।
और Zn में क्या होगा सर, s में जितने इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं वही वही लिखा जाएगा, D10 तो होता नहीं है, तो बात बराबर है इसके अंदर। तो ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे आता है, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक, इसके आगे की मैं बात कर लेता हूं। हमारे पास एसआरपी वैल्यू की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं बेटा, एसआरपी वैल्यू की। तो एसआरपी वैल्यू की अगर मैं बात करूंगा तो एसआरपी वैल्यू देखो, हम एसआरपी वैल्यू के बारे में आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पूरा डिटेल में समझा रखे हैं कि देखिए यहां पे कोई मेटल है तो M+2 से M में जाना, खुद को रिड्यूस कर रहा है। तो कोई मेटल ऐसा होगा जो खुद को रिड्यूस करना चाहेगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी, एसआरपी वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव होनी चाहिए। एसआरपी वैल्यू कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव। देखो कोई मेटल है रिड्यूस हो रहा है, +2 से कहां जा रहा है, M में, तो एसआरपी वैल्यू कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या है कि ये जनरली किसके लिए होता है, नॉन मेटल के लिए, क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, लेना कभी नहीं चाहता। कोई भी मेटल इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, लेना नहीं चाहता। तो अगर ये +2 से M में गया तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव, मतलब ये नॉन मेटल है। और M+2 से M में आना मतलब खुद को रिड्यूस करना, खुद को रिड्यूस करना। मेटल तो चाहता नहीं है, तो मेटल नहीं चाहता तो इसकी वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी। बस इसमें एक एक्सेप्शन केस कौन सा आता है, मेटल का एक्सेप्शन आता है कॉपर। कॉपर Cu+2 से और Cu में जाता है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, मतलब कॉपर खुद को रिड्यूस करना चाहता है, कॉपर खुद को रिड्यूस करना चाहता है। इस बात को ध्यान रखना कि कॉपर ही एक ऐसा मेटल होता है जिसकी एसआरपी जो होती है वो पॉजिटिव होती है, मतलब वो खुद को रिड्यूस करना चाहता है, बाकी सब क्या करते हैं, अपने आप को ऑक्सीडाइज करना चाहते हैं। बात बराबर है कि नहीं, मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, लेना नहीं चाहता। अगर मैं इसमें थोड़ी सी आगे और बात करूं बेटा, थोड़ी सी और बात करूं, जैसे हमारे पास में Mn+5 से +2 है तो इसकी वैल्यू कैसी है, इसकी वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव। क्यों, क्यों पॉजिटिव है, अभी तो आपने बोला सर, हम जब बोले तो मैंने बोला ना कि मेटल कोई रिड्यूस नहीं करना चाहता अपने आप को, एकदम सही है। लेकिन अगर कोई स्टेबलाइज है, ये तो मेटल का एकदम एक्सट्रीम फॉर्म है +5। अगर +5 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, D2। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालिएगा, 4s03d2 आएगा तो मतलब D2 है, और इसका क्या है 4s03d5। तो देखिए ये +5 से अगर +2 में आ रहा तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हासिल कर रहा है सर, D2 से D5 हासिल कर रहा है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, पॉजिटिव वैल्यू होगी। Mn+5 से +2 में जाएगा तो वैल्यू कितनी होगी, पॉजिटिव। तो इस तरीके का कहीं भी ऑप्शन दिख जाए कि जहां पे अनस्टेबल से स्टेबल बनना होगा तो उसकी एसआरपी वैल्यू कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। फॉर एग्जांपल यहां पे +3 से +2 में जा रहा है, तो +3 का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 3d5, और ये +2 का कितना है, 3d6। तो D5 के अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन तो क्या होगा, 5 के 5 अनपेड है, और D6 की अगर बात करूं तो ऐसा समझो ना कि बेटा इसके अंदर सारे के सारे अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे ना, और हाफ फील्ड होंगे 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 और 1 5, ये सारे के सारे हाफ फील्ड है। और यहां पे क्या होगा, यहां पे 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 1 5 है ना, 5 ये हो गया और 1 ये 6। तो अब इसके पास में क्या है, हाफ फील्ड होने की वजह से ये ज्यादा स्टेबल है, और स्टेबल से कहां जा रहा है, अनस्टेबल की तरफ। तो क्या हम चाहते हैं कि आयरन +3 में रहे, +2 में न जाए, बात बराबर है कि नहीं। तो एसआरपी वैल्यू को हम लोग ऐसे चेक करेंगे, पूरे जितने भी डी ब्लॉक के अंदर दे रखे हैं सारे फटाफट ऐसे चेक कर लिया करेंगे, ठीक है। चले इसके बाद की बात करते हैं बेटा 19 नंबर पे। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया सीरियम, तो सीरियम +3 से क्या +4 में जाना चाहता है कि नहीं जाना चाहता है, तो अब सीरियम +3 में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, सॉरी सीरियम का अगर देखें तो 6s2 और क्या होना चाहिए 5d1 और क्या है 4f1, ये होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4f1। अगर ये +2 में है तो सबसे पहले कहां से इलेक्ट्रॉन निकालेगा, 4f1 से। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन, 4f1। अब अगर सॉरी हाँ ठीक है 4f1, ठीक। अब 4f1 से किस में जाना चाह रहा है, अब ये किस में जा रहा है, जिनॉन जैसा, तो +3 से +4 में कन्वर्ट हो रहा है। सर सीरियम +4 से +3 में जा रहा है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, पॉजिटिव होती है, और वो भी कितना दिया होता है, 1.5 दिया होता है। बात समझ रहे हो, ठीक। तो सीरियम हमेशा किस में जाना चाहता है, +4 में जाना चाहता है। सीरियम +3 से +4 में जाना चाहता है, क्यों, क्योंकि स्टेबल बनना होगा। +3 से किस में जा रहा होगा, +4 में जाना चाहता है, तो इसकी पॉजिटिव वैल्यू आ रही होगी, सॉरी +4 से कहां जाना चाहता हूं, 5 3 में, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, 5f1। तो ये उल्टा इसकी वैल्यू जो होगी वो कैसे आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी, और उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.5। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं इसकी, नेक्स्ट बात करूं तो हमारे पास कलर कॉम्प्लेक्स की बात करूं तो बेटा जैसे वनेडियम है, क्रोमियम है, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, इसका कलर जो दे रखा है वायलेट ब्लू, पिंक ग्रीन, ब्लू पिंक ग्रीन ब्लू, अब कलरलेस। अब ये याद नहीं होगा तो मैं इसके लिए एक तरीका बता देता हूं इसका कलर कॉम्प्लेक्स का तरीका बता देता हूं। देखो ये कलर कॉम्प्लेक्स का जो तरीका है, देखो कलर कॉम्प्लेक्स का तरीका जो याद करने का है, तो कलर कॉम्प्लेक्स का तरीका याद करने का क्या है, वेरी
देखो सुनो, हाँ वायलेट ब्लू पिंक ग्रीन, अब वनेडियम से है तो वी से शुरू होगा तो +2 से वनेडियम से शुरू होगा, तो वेरी ब्यूटीफुल पिंक गर्ल प्लीज गो बैक टू कॉलेज, वेरी ब्यूटीफुल पिंक गर्ल प्लीज गो बैक टू कॉलेज। तो क्या करेंगे बेटा, अगर हम लोग कलर कॉम्प्लेक्स की बात करें तो कलर कॉम्प्लेक्स हमारे पास याद करने का सबसे बढ़िया तरीका कौन सा है, अगर कलर कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं तो कलर कॉम्प्लेक्स के लिए सबसे बढ़िया तरीका कौन सा है, अगर वेनेडियम +2 से है हमारे पास में, किससे, वेनेडियम +2 से, तो वेनेडियम +2 क्रोमियम +2 से है, तो वेरी ब्यूटीफुल पिंक गर्ल प्लीज गो बैक टू कॉलेज, बराबर है कि नहीं बराबर। अब अगर हम इसकी बात करें कि +3 में, तो +3 तो कहां शुरू हुआ, स्कैंडियम से, तो स्कैंडियम में +3 होने के बाद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, तो ये कलरलेस हो जाएगा। अब यहां से क्या हो जाएगा, यहां से देखो टाइटेनियम से क्या होगा, +3 है तो क्या होगा, पर्पल, पर्पल ग्रीन वॉलेट, ठीक है, पर्पल ग्रीन वॉलेट, और तो अब इसमें क्या होगा, प्रिय गर्ल वेरी वेरी यंग एंड ब्यूटीफुल, प्रिया गर्ल वेरी वेरी यंग एंड ब्यूटीफुल, और टाइटेनियम +4 कलरलेस, और ये कैसा होगा, ब्लू। तो ये कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स याद करने का तरीका मैंने बता दिया, जुगाड़ बता दिया ताकि याद रहे। देखो ये आप लोग हो सकता है जो क्लासरूम स्टूडेंट है उनके नोट्स में मैंने नहीं लिखवाया था, मैंने बोला था एनसीईआरटी से देख लेना, लेकिन बेहतर तो है आप इसको जो है एक बार कर लीजिए, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, ये भी हो गया हमारा। अब बताएं बेटा एफ ब्लॉक की बात करें, एफ ब्लॉक के अंदर हमें दो चीजें याद करनी है, लेंथेनाइड 58 से 71 तक है, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, एक्टिनाइड 90 से लेकर 103 तक है, और इसका +3 +4 +5 +6 +7 ये सारे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट हैं। अगर मैं यहाँ पे बोलूं लेंथेनाइड का रिएक्शन जो है, जैसे डी ब्लॉक के अंदर KMnO4 K2Cl2 पढ़ा गया था, इसके अंदर क्या पढ़ना पड़ेगा, लेंथेनाइड। तो लेंथेनाइड की सबसे अच्छी बात यह है कि लेंथेनाइड का रिएक्शन जो है Cl2 के साथ करोगे तो LnCl3 बनेगा, HCl के साथ करोगे तो LnCl3 + H2, वाटर के साथ करोगे तो LnOH का होल थ्राइस, Ln का एसिड के साथ करोगे तो Ln2H3, और Ln का O2 के साथ करोगे तो Ln2O3, और Ln का नाइट्रोजन के साथ करोगे तो Ln नाइट्रोजन बन जाएगा। बात बराबर है कि नहीं बराबर। तो इतने तरीके के हमारे पास में इसके रिएक्शंस हो सकते हैं। सर ये बात तो समझ में आ रही है ना कि लेंथेनाइड का मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, और इसका कितना बेटा, +3 +4 +5 +6 +7 भी है, क्योंकि इनकी जो 7 है 6d और 5 पे होता है, इनके बीच में एनर्जी गैप जो होता है बहुत लो होता है। कहती बात बराबर सबको, ठीक। फिर उसका हम नेक्स्ट आ जाते हैं, हम लोग नेक्स्ट आ जाते हैं कॉन्फ़िगरेशन। इसका जो है जनरल प्रॉपर्टी में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बोला था, हमने कहा था ये सीने पर नदियां प्रेम की समाई युग गदगद तब्दील हुआ यार तुम ये लूटे। तो इसमें मैंने बोला था कि आप यहां से देखिएगा 63 64 70 71 याद करने की जरूरत है। 63 के अंदर कौन है हमारे पास, EU, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं Xc6s2 और 5d04f7। देखो इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, 7, और ये 0 ये 6s2 है, और इसके अंदर देखो 6s2 5d1 और 4f7 है, क्या बराबर है। यहां पे YB की केस में बात करें तो जिनॉन और 6s2 5d0 4f14 होता है। यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात निकल के यही आ रही बेटा कि यहां पे देखो सबके सब इलेक्ट्रॉन कितने हैं, पेयर्ड है। तो यहां पे सब सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं। अब अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे 6s2 4f14, तो ये कैसा होगा, ये सब्सटेंस कैसा होता है, डायमैग्नेटिक होता है। कैसा, डायमैग्नेटिक हो जाता है। अब सर डायमैग्नेटिक हो जाएगा, ठीक है, हाँ सर डायमैग्नेटिक है सब्सटेंस, ठीक। अब ये क्वेश्चन ये पूछा था कि YB इज अ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस और पैरामैग्नेटिक, तो सर YB इज अ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। और LU का क्या होगा, यही है, तो 5d1 आ जाएगा। जैसे यहाँ पे 5d1 आता है तो 4f7 है, यहाँ भी 4f7 है, यहाँ पे 0 और यहाँ 1 है तो 4f14 और 4f14, तो ये 63 64, और ये कौन सा एटॉमिक नंबर 70 और ये 71, यही दो इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद में आता है एटॉमिक साइज। तो एटॉमिक साइज की बात करें तो सर यहाँ पर लेफ्ट राइट जाएंगे तो क्या होगा, एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है तो डिक्रीज होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होता है EU, जब एटॉमिक साइज की बात करते हैं तो EU क्या करता है, एकदम आगे आ जाता है, क्योंकि उसका एबनॉर्मल क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अगर मैं इसमें बोलूं कि आयनिक के बारे में बात करूं तो आयनिक में तो EU भी आगे नहीं आएगा, क्योंकि जब भी कोई हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट में लिख देते हैं कोई एलिमेंट का नाम, तो वो जिस स्टेज में होता है उसी में रह जाता है, तो इसमें हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये सीरियम Pr और Na+3 आयनिक, इसमें तो सेम एज इट इज रहेगा। सवाल थोड़े बहुत और पूछ लेते हैं कि लेंथेनाइड एक्टिनाइड में आप बताइए जरा सा एक्सप्लेन, वो कंपैरिजन करा दिए। तो सर लेंथेनाइड जितने भी होते हैं सर नॉन रेडियो एक्टिव होते हैं, एक्टिनाइड जितने भी होते हैं सब रेडियो एक्टिव होते हैं, और उसमें रेडियो एक्टिव होते हैं, और जो यूरेनियम के आगे के वाले होते हैं वो ट्रांस यूरेनिक होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, वो मैन मेड होते हैं। लेकिन बस उसमें खाली नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम दो एलिमेंट ऐसे होते हैं जो मैन मेड ना होकर के कैसे होते हैं, रेडियो एक्टिव मैन मेड ना होकर के नेचुरली फॉर्म में पाए जाते हैं। और कहाँ पाए जाते हैं, और ऑफ पिचब्लेंड में। पिचब्लेंड का और का नाम क्या है, U3O8 है। और ये भी पूछ लेगा कि लेंथेनाइड क्या होता है, तो लेंथेनाइड कैसा होता है, बेसिक नेचर का होता है, और ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्यों होता है, क्योंकि ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ F इलेक्ट्रॉन। कौन सा, 4F। और बताओ एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्यों होगा, ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ 4F इलेक्ट्रॉन, नहीं 5F इलेक्ट्रॉन। सर एक्स्ट्रा पुअर शील्डिंग ऑफ 5F इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उससे भी ज्यादा शील्डिंग मतलब पुअर शील्डिंग होगी ना।
तो ये बात हमारे पास में लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, इसके बाद में डी एंड एफ ब्लॉक के बारे में है। तो अब इसको हम लोग आज यहीं पे समाप्त करते हैं और अगले टर्न पे हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री शुरू करेंगे। तो आज की सभा को हम लोग यहीं रखते हैं, ठीक है। ओके, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया आप सभी का। थैंक यू सो मच एवरीवन।